हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं आज आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताऊंगा और उसकी एप्लीकेशंस। अब एक्चुअल में न्यूटन ने ये कहा था कि कोई दो मासेज हैं, जैसे पॉइंट मासेज ले लो m1 एंड m2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मासेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये F बराबर हो जाता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये लॉ तो इतना सही है, अभी इसको अप्लाई करने वाली बात है। अब किसी ने पूछा कि m1 जैसे अर्थ है, अर्थ किसी मास को ज़्यादा फोर्स से खींचती है या मास ज़्यादा फोर्स से खींचता है, तो इसका जवाब ये है कि दोनों सेम फोर्स से खींचते हैं। मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट है। अर्थ इसको इधर खींच रही है और अर्थ को ये उधर खींच रहा है, लेकिन एक्सलेरेशन इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स उतना ही है लेकिन ये मास बहुत कम है। तो अर्थ के कारण इसमें जो एक्सलेरेशन होता है उसी को हम एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। वो अर्थ के सरफेस पर उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और इसकी दूसरी यूनिट है ग्रेविटेशनल फोर्स की न्यूटन पर केजी, क्योंकि ये क्या है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है और मास की केजी है, तो न्यूटन पर केजी भी बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे तो ये यूनिट अपने यूज करते हैं। अब क्या है कि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए स्टूडेंट परेशान रहते हैं। अब अपने को ये कहा जाए कि दीज आर 3 पॉइंट मासेस। अब m मास है जाए तीनों और यहाँ पर एक इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए हैं। यहाँ पर इस पर फोर्स निकाला जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स इन तीनों कारण। तो इसके कारण फोर्स इधर होगा और इसके कारण इधर होगा और इसके कारण इधर होगा, और मैग्नीट्यूड में ये तीनों फोर्सेस बराबर होंगे क्योंकि ये साइड भी बराबर है और वो सेंटर ऑफ दी वो जो है सेंट्रॉइड ले लो या इन सेंटर ले लो, वो सब एक ही जगह है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इन तीनों का वेक्टर सम 0 आएगा। आप कहोगे कैसे? अरे आसानी से प्रूफ हो जाता है, क्योंकि 120 डिग्री ये पार्ट है तो ये F और F, चलो इन दो फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो, उसको मत करो रिजॉल्व। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर F cos 60 आ जाएगा, F cos 60 F/2 होगा और इधर वाले का भी F/2 आ जाएगा और इसके इधर वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो F/2 प्लस F/2 से F से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तीन फोर्सेस 120 डिग्री ये पार्ट लग रहे हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर सम 0 बैठता है, क्योंकि वो ट्रायंगल को कंप्लीट कर देगा। वेक्टर करते कैसे हैं ये भी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि ये एक वेक्टर शुरू करो, वहीं से दूसरा स्टार्ट कर दो, और जहाँ पर दूसरा ये स्टार्ट कर दिया फिर वहीं से तीसरा स्टार्ट कर दो, यदि तीनों मिला के वहीं आ गए तो रिजल्टेंट 0 हो गया। क्योंकि बहुत सारे वेक्टर हैं, ये है, इनका वेक्टर सम एक्चुअल में होता क्या है, होता क्या है, वेक्टर को कैसे देखा गया भाई, ये जहाँ खत्म होगा वहीं से दूसरा चल और यहाँ तीसरा, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं, यही इनका वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम यही होता है, इसका वेक्टर सम। तो इस तरह से अब आते हैं मेन बात पर कि किसी ने हमसे कहा कि ये जो है एक m1 मास है, ये m2 मास है। अब ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से पास आ रहे हैं, ये पहले a दूरी पर थे, अब b दूरी पर आ गए। तो हमसे ये पूछा गया कि जब ये b दूरी पर आ गए तो इनमें इंडिविजुअल में वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने थोड़ा सा ये बताने में जल्दी कर दिया, मुझे इससे पहले ये बताना चाहिए था कि दो मासेज m1 और m2 हैं विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस a, तो उनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है दो पॉइंट मासेज की, -Gm1m2 बटे। अब इसका मुझे सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका अर्थ ये है कि एक मास को यहाँ फिक्स करके, कोई m2 मास बहुत दूर था और उस बहुत दूर को कह देते हैं इन्फिनिटी, वहां से यहाँ तक लाने में ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ। लेकिन इस केस में तो ग्रेविटी खुद वर्क करेगी, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन, जो ग्रेविटी करेगी उसका नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी करेगी पॉजिटिव वर्क। वो लोग वो वर्क कैसे निकालेंगे, वो वर्क निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है कि ये फोर्स वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करके निकलेगा Gm1m2 बटे x²। दिस इज द फोर्स ऑन m2 मास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 मास ड्यू टू मास m1। ये फोर्स इंटू dx कर दो, x दूरी पर जब चल रहा है
तो dx कर दो, क्योंकि फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वी कैन कंसीडर दिस फोर्स एज ए कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट माना जा सकता है, इसलिए इसमें dx का गुणा करके ये dw आ जाएगा। लेकिन इस dw में भी अपन ने एक गलती कर दी। क्यों? हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो dx नेगेटिव है, तो अगर हम माइनस dx कर देंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस dx, क्योंकि हम फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो जब इधर वाली ये दूरी कम होगी वो ज़्यादा होगी, तो इसमें से जब उसे माइनस कर रहे होंगे तो वो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ एडजस्ट कर दिया जाता है। ये वर्क डन आ गया। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, तो फिर एक नेगेटिव और लग जाएगा। तो Gm1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लेना, Gm1 m2 बटे ए आ गया, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स होगा और -1 अपॉन एक्स होगा, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब ये डी यू हट के यू हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया तो यू हो गया। अब इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज है, इस ग्रेविटेशन में बहुत ज़्यादा यूज है, तो मैं प्रॉब्लम कराता जा रहा हूँ। तो एक तो अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। अब ये तो हमने 2 मासेस की कैलकुलेट कर ली। अब 2 की जगह 3 मासेस हो तो कैसे कैलकुलेट करें, 4 हो तो कैसे कैलकुलेट करें? तो बार बार अब अपने को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इस फार्मूले को यूज करते जाओ और इंटरेक्शन एनर्जी लिखते जाओ। तो मैं बताता हूँ कैसे लिखी जाती है वो इंटरेक्शन एनर्जी, आप समझिए बात को। अब किसी ने कहा 3 मासेस हैं, 3 मासेस हैं, m1 m2 m3। अब इनकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? पहले m1 के फील्ड में m2 को लाए, अब ये दोनों आ गए, इन दोनों के फील्ड में m3 को लाए, तो 2 वर्क डन और होंगे। फिर अगर चौथा और है m4 है, तो अब कैसे निकालें? 3 यहाँ पर आ चुके हैं, तो चौथे को लाएंगे तो 3 एनर्जी और जुड़ जाएंगी। तो पहले अकेला आ गया, तब तक कोई था नहीं, फिर दूसरा आया तो 1 इंटरेक्शन, फिर तीसरा आया तो 2 इंटरेक्शन और जुड़ गए, क्योंकि ये दोनों हैं तो इन दोनों के फील्ड के कारण वर्क होगा। फिर जब 3 हो गए तो चौथे को लाने में 3 और, तो कितना होता चला जाता है? तो आप इसको कोई कुछ भी नहीं है इसके तरीके में, 4c2 कर लो, टेकिंग 2 एट ए टाइम। अगर 2 हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी 1 है, अगर 3 है तो इंटरेक्शन एनर्जी सीधी 3 है। क्यों? 3c2, इन दोनों के मध्य इंटरेक्शन, इन दोनों के मध्य इंटरेक्शन, इन दोनों के मध्य। अब 4 है तो 4c2 है, 4c2 कितना होगा? 6। 4c2 आप गिन भी सकते हो कि 6 कैसे हैं, आप गिन लो। 1, इन दोनों का इंटरेक्शन 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अब ये कैसे लिखा जाए इसको? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, तो इनकी दूरियों का नाम लिख देंगे rij। तो जैसे इसको लिख देंगे r12, इस दूरी का नाम r12, ये दूरी का नाम r24, इस दूरी का नाम r13। तो ये सारे gmi mj rij माइनस के साथ इन सब का समेशन कर लो और हाफ कर दो। i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1, तो i इज नॉट इक्वल टू j जरूर है। तो i की वैल्यू रन कर रही है फ्रॉम 1 to n एंड j की वैल्यू रन कर रही है फ्रॉम 1 to मतलब i इज नॉट इक्वल टू j। तो इसमें क्या कर दो, ये डबल डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक बार r12 आ जाएगा, एक r21 हो जाएगा, तो एक ही है। फिर किसी ने कहा कि हम ये हाफ नहीं लिखना चाहें फार्मूला, हाँ मतलब फिर यहाँ पर एक कंडीशन लगा दो कि i लेस देन j है, तो फिर एक बार ही जुड़ेगा। r12 ही बोलोगे, r21 कभी भी नहीं बोलोगे, फिर आपको हाफ करने की जरूरत नहीं। तो ये इस तरह से एनर्जी का फार्मूला है। अब आप लिख के ही देख लो कि 4 हैं, 4 हैं, ये चारों मासेस बराबर हैं, m और m। अब और ये स्क्वायर के उस पर रखे हुए हैं, तो एनर्जी कैसे निकालें? इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों की माइनस gm²/a, क्योंकि mm बराबर है, माइनस gm²/a माइनस gm²/a माइनस gm²/a, तो हो गई -4gm²/a। फिर 2 ये, क्योंकि इनका इंटरेक्शन मिल दिया था, तो ये √2a, तो ये हो गई -2 gm²/√2। ये 6 इंटरेक्शन। अब आप कहोगे इसका यूज कैसे आएगा, यूज कैसे काम में आएगा? तो एक तो अपने को इंटरेक्शन एनर्जी, तो अपने को 2 चीजें पता हो इस चैप्टर के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आप कहोगे अभी पोटेंशियल तो आपने बताया नहीं। मैं कहूँगा मैंने बता दिया आपको। ये जो पोटेंशियल एनर्जी बताई है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत सारे मासेज हैं, इनके कारण एक kg को लाने में इन्फिनिटी से यहाँ तक का वर्क डन। तो ये अगर 3 मासेज हैं, एक ही मान लो, इस एक मास के कारण
यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, 1 kg मास को लाने में वर्क डन, तो माइनस GM1/a है। फिर M2 को 1 कर दें। फिर मानो M2 मास और है, इन दोनों के कारण यहाँ पर क्या पोजीशन बनी, क्या कुर्सी बनी, क्या दबदबा बना, क्या पोटेंशियल बना। ठीक है, M1 के कारण क्या दबदबा है, M2 के कारण क्या दबदबा है, दोनों दबदबा को जोड़ दो तो M2 के कारण यहाँ माइनस GM2/b, ये दूरी अगर b है तो b लिख दो M2 के कारण। मानो तीसरा मास और है तो c है मानो, तो माइनस GM3/c, तो ये M3, तो इन तीनों मासेस के कारण यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। तो इस थ्योरी से तो कोई काम चलेगा नहीं जब तक इसके ऊपर प्रॉब्लम ना करेंगे। अब इसी को अपन ऐसे यूज करेंगे कि कोई रिंग है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास m है, तो इसके सेंटर पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अरे बड़ा सीधी बात है, माइनस GM/a होता है। हर मास समान दूरी पर है, तो बस उस सारे मास को फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट पे मान, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया माइनस GM/a। अगर पूछा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इन दो में अंतर समझो। ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक फोर्स है, यहाँ पर रखे हुए यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका मान 0। क्यों 0 है, यहाँ पर कोई डीएम मास इधर खींचेगा, इधर का डीएम इधर खींचेगा, यहाँ का डीएम इसको इधर खींचेगा, यहाँ का डीएम डायमेट्रिकली अपोजिट है, ऑल फोर्सेस विल कैंसिल आउट। तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझो, एक ग्रेविटेशनल फील्ड समझो। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड से ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर पहुंचे थे। तो बोला कैसे पहुंचे थे, अरे 1 kg मास को लाने में 1 kg मास पर लगने वाला फोर्स तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो फील्ड गुना dx का इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल आ गया। क्योंकि 1 kg मास को लाने में जो वर्क डन है उसका नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर केजी, क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट मास है, और ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर केजी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर से स्टूडेंट थोड़े परेशान रहते हैं, तो उस पर मैं ज्यादा जोर दूंगा समझने के लिए। अब आते हैं अपन इसी लॉ पर, हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर, और ये जो है प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट घूम रहे हैं, जैसे अपना नेचुरल सैटेलाइट मून है, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट अब तो हजारों दसियों हजार की तादाद में बहुत सारे देशों ने छोड़ रखे हैं। तो इंडिया तो आए दिन बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ता ही रहता है। तो वो जो है वो सब इसी न्यूटन्स लॉ पर काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ उसको खींच रही है, तो हम किसी रेडियस पे ले जा करके यहीं बैठे बैठे ये अर्थ है, यहीं बैठे बैठे किसी पे ले जाके इसको सर्कुलर ऑर्बिट में एक वेलोसिटी दी जाती है कैलकुलेटेड, तो वो फिर इस ऑर्बिट में घूमता है। तो क्यों घूमता रहता है, क्योंकि ये जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन बदल रहा है, लगातार डायरेक्शन बदलता रहता है। यहाँ आ गया, यूँ जाने को था, फोर्स यूँ लगा, डायरेक्शन बदल रही। तो मतलब फोर्स में दो इक्वालिटी होती है, either it changes the magnitude of the velocity or it changes the direction of the velocity or it changes both, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेटेड है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो भी कहेंगे एक्सेलरेटेड है, दोनों चेंज हो रही है तो भी कहेंगे एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कोई आर रेडियस में घूम रहा है, एम मास का सैटेलाइट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान G(m)/r² है, और ये फोर्स इसको घुमा रहा है, तो F बराबर ma न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो बोले ये कहाँ से आ गया सेकंड लॉ यही तो है कि जो फोर्स लगता है वो क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इधर p क्या होता है, mb है, m है तो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल मास तो है नहीं, तो dv/dt, और dv/dt क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर ऑर्बिट में केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू v² है, उसका डेरिवेशन अलग से mv²। तो ये जो चीज आई v ऑर्बिटल स्पीड बोल देंगे इसको, जिस ऑर्बिट में वो चक्कर काट रहा है, तो ऑर्बिटल स्पीड आ गई √Gm/r। यहाँ पर जो ऑर्बिटल स्पीड है
वो उस सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट है। तो इसमें यही तो तब तारीफ है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो पर्टिकुलर रेडियस पे एक के पीछे एक चल रहे हैं, तो वो कभी भी उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सबकी वेलोसिटी सेम है। अब कोई कार से हम अगर उस पर जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं और सबकी स्पीड सेम है, एक ही डायरेक्शन में, तो एक्सीडेंट थोड़ी होता है। एक्सीडेंट तो तब होता है जब रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी तो एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता इनका। तो किसी ने कहा कि ये अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? अगर ज्यादा हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण खट से ऑर्बिट के बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग एरिया खट से बाहर। स्लो होते ही नीचे आने लगेगा और धीरे धीरे स्लो होती गई अल्टीमेटली ये अर्थ के ऊपर गिर जाए। तो बोला एकदम क्यों नहीं गिरता है? एकदम क्यों गिरेगा? क्योंकि इसमें इधर वेलोसिटी है तो क्यों गिरेगा? एकदम तो वही गिरा करते हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, फट से यूं गिरेंगे। तो ये जितने भी सैटेलाइट हैं ये फ्रीली फॉल कंडीशंस में। तो लोग वाले स्टूडेंट से ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ये फ्रीली फॉल कंडीशन में है तो फ्रीली फॉल तो फिर गिर क्यों नहीं गई? तो इसका फिर सीधा जवाब देता हूँ कि फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में जब तक ना गिरे तब तक तो फ्रीली फॉल है ना। फ्रीली फॉल कहते कैसे हैं, इसका कंसेप्ट समझने की जरूरत है। फ्रीली फॉल उसे कहते हैं कि उस पोजीशन पर अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन हो वो होना चाहिए, तो फ्रीली फॉल है। तो वही तो एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है इसमें? gm/r²। यहाँ पर आप कहोगे ये तो कहीं नहीं है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है। तो किसने कहा कि वेलोसिटी स्केलर है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और क्या करे अर्थ, और क्या करे डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर मैंने इस पेन को यूं फेंक दिया तो स्टार्टिंग में इसका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के चेंज होने की रेट जो है वो 0 होगी। क्यों? मैंने 90 डिग्री फेंका रेडियस की। फिर जैसे जैसे ये यूं होता जाएगा तो फोर्स के 2 कंपोनेंट आते जाएंगे, एक तो एलोंग टेंजेंट टू द वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर। तो इसकी क्या चेंज होती चली जाएगी? मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड तभी चेंज होगी जब उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट टुवर्ड्स फोर्स आ जाता है। अगर नहीं आता तो नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज कब होगी? आप सोचो ना, मैग्नीट्यूड चेंज कब होगी? जब उसकी मोशन जो है, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स हो, मोशन के परपेंडिकुलर रहे हमेशा तो नहीं होता। तो अब ये इसको ऑर्बिटल स्पीड है। अब मैं भी कुछ ज़्यादा बातें बता देता हूँ कभी कभी, इतने बच्चों को पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती वो तो वो जाने, लेकिन टाइम पीरियड अपन कैसे निकालें? एक चक्र का समय 2πr/v, v जो है √gm/r, तो ये हो गया 2πr पे 3/2/√g। ये टाइम पीरियड आ गया इसका। तो यही केपलर ने बताया था, बहुत पहले केपलर बताया गया था कि सारे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं उनका टाइम का स्क्वायर उनके ऑर्बिट के क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये केपलर थर्ड लॉ है। थर्ड होगा या सेकंड होगा, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, तो नाम आपसे कोई ना पूछे कि सेकंड है थर्ड है, ये कोई नहीं। मतलब t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो उसने 3 लॉ बोले थे। किसने? केपलर। उसने कहा था केपलर ने कि सारे प्लैनेट जो है सन के अराउंड एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, फर्स्ट। और सन जो है उसके वन ऑफ द फोकस पर है, उस इलिप्स के वन ऑफ द फोकस पर। तो जब कोई प्लैनेट जब सन के पास से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी उस समय मैक्सिमम होती है, और सबसे जब दूर निकलता है तो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सबसे कम होती है। तो ये भी कोई खास बात नहीं है कि जैसे जैसे ये पास आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे ये इससे दूर होता जाएगा तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगी, और ग्रेविटी जब नेगेटिव वर्क करेगी तो इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लगातार घटती चली जाएगी। क्योंकि एक मैकेनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। और अगर वर्क डन हुआ है बाय ऑल द फोर्सेस तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कोई घूम रहा है तो फिर नेट वर्क डन उसका 0 चलता रहता है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 चलता है। लेकिन अगर वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्यों कोई कैलकुलेशन करके तो प्लेनेट उड़ाए नहीं होंगे किसी ने कि इतनी वेलोसिटी दो इस रेडियस में और परपेंडिकुलर वेलोसिटी दो तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा।
जब कभी ये बना होगा संसार, तो उन्होंने फिर कैलकुलेटेड वेलोसिटी तो थी नहीं, तो फिर वो जब इलिप्टिकल ऑर्बिट उसने ले ली, तो फिर यही फॉर्म चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। फिर सेकंड लॉ उसने लिखा कैप्टन ने कि द लाइन जॉइनिंग द सन टू द अर्थ, अर्थ मीन्स प्लैनेट, वो केवल जनरल बात कर रहा है, केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा। द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट, ये जो लाइन जॉइनिंग है ये स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ कैप्लर्स। तो आप बोलो क्या, इसको मैं बोलता हूं झाड़ू लॉ। ये समान समय में समान एरिया पर झाड़ू लगाते हैं। कौन सी, द लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ होता है, क्योंकि यहां पर जो है इसका रेडियस कम है लेकिन स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। और जब ये यहां चलता है तो झाड़ू की लंबाई ज्यादा है लेकिन झाड़ू चल धीरे रही है, तो ये इस तरह से बैठ जाता है कि ये एरिया dt समय में जो कवर हुआ और वही dt समय उतना ही यहां लो, तो ये जो एरिया आता है और ये जो एरिया बराबर आता है। ये सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ ये कि टाइम का स्क्वायर आर की बराबर। तो ये 3 लॉज थे उसके कैप्लर के। अब जो है अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी हल्की प्रॉब्लम से लेके भारी प्रॉब्लम तक अब मैं आपको कराता जा रहा हूँ। हाँ, 3 यूनिफॉर्म स्फीयर हैं जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। इन तीनों के रेडियस बराबर है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं और तीनों के मास बराबर है। तो इसने कहा कि एक पर फोर्स अन्य दो के कारण कितना है। चलो मुझे इस पर फोर्स निकालना है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, तो स्फेरिकल मास में एक खास बात है कि सारे मास को आप सेंटर पर मान सकते हैं। ये केवल स्फीयर और स्फेरिकल सेल के लिए ही ट्रू है, रॉड के लिए ट्रू है। तो इस पर फोर्स इसके कारण इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, और ये फोर्स जितना होगा Gm² अपॉन r, 4r²। इसका नाम F रख लेता हूं और ये भी F है। अब ये 60 डिग्री पे लग रहा है, तो बस इतना तो आना चाहिए स्टूडेंट्स कि चाहे तो आप इसके कंपोनेंट से कर लो, इस F के 2 कंपोनेंट ये और ये कर दो, उसके भी ये और ये कर दो, तो ये कट जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। तो 60 का 30 कर दो, तो 2F cos 30 आंसर हो गया। बस cos 30 आता है, F मैंने लिख ही दिया। ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है तीन जो है, 3 particle equivalents moves along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. ये कह रहा है कि तीन जो है घूम रहे हैं, 3 पार्टिकल आर रेडियस, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इनके कारण, तो बोला कैसे लगेगा, इसको ये यूं खींचेगा, ये यूं खींचेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशन रिपल्सन कभी नहीं होता। तो नेट रिजल्टेंट इधर फोर्स आ जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब mm मास है 3, आर रेडियस के सर्कल में चक्कर काट रहे हैं, तो ये तभी संभव है, ओनली ऑर्बिट से हट जाएंगे, तभी संभव है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर, क्योंकि इनका फोर्स इधर आना चाहिए सेंटर की तरफ। इसमें आएगा इन फोर्सेस के कारण सेंटर की तरफ, इस पे आएगा इन दोनों के कारण, क्योंकि इसको ये दोनों खींच रहे हैं, इसको ये दोनों खींच रहे हैं। आप समझ में आ गया। तो ये नेट रिजल्टेंट इधर आ गया। अब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है 60 डिग्री है, तो फिर वही आ गया 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया 2F cos 30, क्योंकि F के 2 कंपोनेंट F cos 30, F sin 30, और इसी के F के 2 F cos 30, F sin 30, F sin 30 कैंसिल आउट हो गए, F cos 30 जुड़ गए, तो 2F cos 30। अब आपको ये दूरी और निकालनी पड़ेगी, ये R है और ये R है, तो ये कितना है। तो भैया स्पीड भी फास्ट रखनी चाहिए अपनी। ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, और 60 डिग्री है तो सामने वाली साइड जो है
आर साइन 60 है, ये आर का परपेंडिकुलर है इसका, इस 60 का, तो आर साइन 60 है, तो ये 2r साइन 60 है, तो f का मान हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन 2r साइन 60 का होल स्क्वायर, ये फोर्स हो गया f। अब f आने के बाद 2f cos 30 निकाल लो पुट करके, f का मान पुट करके 2f cos 30 द रिजल्टेंट फोर्स हो गया, और इसको लिख दो mv स्क्वायर अपॉन m के बराबर है। बस अगर आपने इसको डील कर लिया तो इसको भी कर लिया, क्योंकि जैसा इसको डील करा वैसा इसको और वैसा इसको, बस ये हो। तो खट से ये भी आ गई कि इनको कितनी स्पीड दी जाएगी, यों कितनी स्पीड दी जाएगी कि ये एक कोई भी मास अन्य दो के ग्रेविटी के कारण सर्कुलर ऑर्बिट आर में घूम रहे हैं। सर्कुलर मोशन में एक आपको ध्यान देना होगा, बोला वो क्या ध्यान देना कि अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें एक खास बात है कि उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है, वो फोर्स ही उसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, और वो फोर्स हमेशा उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं ला रहा, और मैग्नीट्यूड में और केवल डायरेक्शन में चेंज ला रहा है, और डायरेक्शन में चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर अपॉन रेडियस के बराबर। बस तो F बराबर ma ही लिखना पड़ता है पूरी मैकेनिक्स में। अपने को फोर्स पता करना होता है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से घूम रहे हैं, कहीं रस्सी है और कहीं ये जो है एक खुंटी गाड़ दी हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ एक m मास दे दिया और इसको जो है घुमा दिया v से, और मुझसे किसी ने पूछा डोरी में टेंशन कितना है, तो बड़ा आसान सवाल है, क्योंकि ये डोरी का टेंशन ही तो इसको प्रोवाइड कर रहा है, सर्कुलर पाथ इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो इसमें कुछ है ही t बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, और इसका रेडियस है ये, तो mv स्क्वायर अपॉन। तो t बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है कि वो फोर्स को और ma को समान समझ बैठता है, तो बोला होते ही समान है, तो आप मुझसे कहोगे आप कर तो रहे हो, समान ही तो कर रहे हो, नहीं मैं, ये तो कोई एजेंसी है, ये तो कोई कर्म है, तो इनको मिलाया मत करो। टेंशन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये तो कर्म है और ये फल है m, तो इनका जो वेक्टर सम है वो ma के बराबर करना होता है। ma कोई फोर्स नहीं होता, ma कोई फोर्स नहीं होता, वो सारे फोर्सेस के वेक्टर सम का वो कर्मों का फल है। पूरी मैकेनिक्स इसी पर आधारित। बच्चा कभी कभी ma को फोर्स समझ जाता है, अरे ma कोई फोर्स नहीं, लेकिन इसके द्वारा ये पता लग जाता है कि जो फोर्सेस लगे उनका वेक्टर सम क्या है ma से। अगर ma का मान 0 आ रहा है तो फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, हम कह रहे हैं ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो वहां पर जितने भी इक्विलिब्रियम है तो उसमें एक्सेलरेशन का मान 0 दे दिया, तो सारे फोर्सेज आपको बैलेंस करने, तो फोर्स तो काय के रूप में होंगे, स्प्रिंग में, टेंशन में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इस तरह से फोर्सेज होंगे। नेक्स्ट आता है जी सवाल, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई मास ऐसे लाए, मतलब स्फेरिकल शेल पे सारा मास, मतलब पेरिफेरी पे सारा मास, तो बस ये आप याद करिए कि अगर यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है कोई मास रख करके, तो ये 0 है, 0 होता है, और यहाँ फोर्स निकालना है P2 पॉइंट पर, तो ये सारे मास को सेंटर पर मान के निकाल, बस। तो यहाँ पर GP1 मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एट P1, ये 0 है, GP2 इसकी दूरी लिख लो x, तो GP2 कितना है, GM बटे x स्क्वायर, ये होता है। तो अब आप कहोगे थोड़ा समझा दो ये होता क्यों है, हाँ समझा सकते हैं। मानो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको दो हिस्सों में बांटो, कि इधर वाला मास जो है इसका पोर्शन, इस मास को, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ, इस मास को का रिजल्टेंट इन एलिमेंटों के द्वारा इधर आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट यूं खींचेगा तो ये एलिमेंट यूं खींचेगा, तो इन सब का रिजल्टेंट इधर है, ठीक। अब बचाइए, इन सब का रिजल्टेंट कोई भी एलिमेंट होगा वो यूं आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इनका रिजल्टेंट यूं आएगा। फिर स्टूडेंट एक क्वेश्चन रेज करते हैं, ठीक है साहब, इन सब का रिजल्टेंट इधर आएगा, ये सारा एक एक एलिमेंट इसको यूं खींच रहा होगा,
और वो वाले एलिमेंट सब अपनी तरफ खींच रहे, अपनी तरफ खींच रहे। तो चलो ये अपोजिट तो आ गई, पर हमें क्या मालूम ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये मास तो कम है और ये मास ज्यादा है। लेकिन बच्चा ये नहीं सोच पाता कि ये मास कम है, लेकिन ये दूरियां भी तो कम है। मास के तो डायरेक्टली होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो चलो 1 kg है, तो इसमें तो 1 का ही गुणा होना है, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड तो जो मास है उसी के प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन ये मास कम है तो दूरी भी कम है, और ये मास ज्यादा है तो दूरी भी ज्यादा है, लेकिन वो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। फिर किसी ने कहा कि जी हमारे यहाँ पल्ले पड़ती, कुछ और अच्छी तरह समझा दो इस बात को, क्योंकि ये चैप्टर उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है। तो मैं ये कहता हूं कि तुम कोई भी एलिमेंट इधर लो और यूं 2 लाइनें खींचो, यूं लाइनें खींचो, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर ये प्रूफ हो गया तो बाद बाकी भी हो जाएगा। क्यों? अगर एक एलिमेंट यहां पर है तो इस एलिमेंट के अपोजिट यहां आऊंगा मैं, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से खत्म हो जाएगा, इस एलिमेंट के कारण फोर्स इधर होगा और इस एलिमेंट के कारण फोर्स इधर होगा। और अगर हम ये प्रूफ करने में सफल हो गए कि इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, अपोजिट तो है क्योंकि इसके कारण इधर होगा और इसके कारण मैग्नीट्यूड में बराबर है,